आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम जानेंगे कि वाई मोर इंडियन वुमेन्स इन देयर थर्टीज आर फ्रीजिंग देयर एग्स। हम जानेंगे कि इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या कुछ नेगेटिव साइड है, और लास्ट में हम जानेंगे कुछ सजेशंस। ठीक है, तो इस पूरे डिटेल को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। लिखिता भानु, शी इज़ 34। एक्चुअली शी इज़ अ बायोलॉजी स्टूडेंट। तो उसको साइट क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में बहुत पहले से ही पता था। साइट क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? यही जो एग फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है उसी को साइट क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो उसने काफ़ी पहले ही डिसाइड कर लिया था कि बाई 34 वो अपने एग फ्रीज कर लेगी। ठीक है, शी वॉज़ वेरी अवेयर कि जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे एक्ट की क्वालिटीज़ ख़राब होने लग जाती है, तो इसलिए इसने पहले ही डिसाइड कर लिया था। रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म है medium.com, उस पर इसने पब्लिकली बोला कि आई वॉन्ट टू फ्रीज माई एग, एंड ये करने के लिए बहुत ही करेज चाहिए। तो ये तो बस एक छोटी सी स्टोरी है। इस टाइप के और भी बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जो रियल स्टोरीज़ हैं। इंडियन वुमेन्स आगे आ रही हैं, वो बोल रही हैं कि दे वॉन्ट टू फ्रीज देयर एग। ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सब हम जानेंगे। बट हम थोड़ा इसके बारे में और पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। एक्चुअल में ये जो एग फ्रीजिंग होता है ये असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। देखो, ART असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये है क्या? इसमें क्या होता है, जब किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप रिप्रोड्यूस करते हो तो उसको बोला जाता है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें सैरोगेसी जैसी चीज़ें भी आ जाती हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एग फ्रीजिंग में ये होता है कि वुमेन अपना एग स्टोर करती है अंटिल दे आर रेडी टू हैव बेबी। ओके, बेबी के लिए वी नीड एग, और एग की क्वालिटीज़ आफ्टर 35-40 थोड़ी डिटोरिएट होने लग जाती है। इसके लिए इस प्रोसेस के अंतर्गत ये किया जाता है कि एग्स को स्टोर किया जाता है फ्रीज करके। ठीक है, ताकि वो सुरक्षित रहे और उसकी क्वालिटी जो कि त्यों बनी रहे। ठीक है, आपको पता है कि ये प्रोसेस सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? 1980s में। ठीक है, मतलब ये काफ़ी पुराना नहीं है, दिस इज़ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। और फर्स्ट लाइव बर्थ जो फ्रोजन एग के तहत किया गया वो 1986 में ही किया गया। मतलब हम काफ़ी लेट से इंडिया में इसका वो हो रहा है, बट ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ें देर से भी हो तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे फिर आगे बोल के रखा है, इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल जो पूरा प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का, उसके तहत जो वुमेन को बहुत सारा जो नोसिया, ब्लोटिंग और ये सारी चीज़ें जो होती है वो इसमें भी होता है। तो क्वाइट लाइक सेम प्रोसेस ही है, लेकिन ना ये कुछ वीक के लिए ही होता है। जब आपके एग्स जब निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करने के लिए मना किया जाता है, तो ये जो होता तो कुछ वीक का ही है, बट जो एक्सपीरियंस होता है वो कुछ कुछ सेम होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आजकल जो एग फ्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन वुमेन में जो अर्बन एरियाज़ में रह रही है वो ज़्यादा अवेयर है इस प्रोसेस से। ठीक है, और ये प्रोसेस करते कैसे हैं? सबसे पहले एक नॉर्मल टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं बॉडी की कंडीशंस को जानने के लिए कि बॉडी की अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होता है हाइपर स्टिमुलेटिंग द ओवरीज विथ हॉर्मोन्स। हाइपर स्टिमुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को। ओके, इसके बाद एग को हार्वेस्ट किया जाता है थ्रू अ 20 मिनट प्रोसीजर होता है। और इस प्रोसेस के अंदर वुमेन को ना शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश टाइप कर दिया जाता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, और फिर निडल से उसके बाद जो एग्स होते हैं उनको निकाला जाता है। यूजुअली 8 to 20 एग्स को निकालते हैं, और उसके बाद एग्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफली मैंने बताया, बहुत डिटेल में नहीं बताया, बट कुछ कुछ ऐसा ही होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, वुमेन को एडवाइस किया जाता है कि वो रिगरस एक्सरसाइज ना करे। वो रेगुलर लाइफ की एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, बट रिगरस एक्सरसाइज ना करे। एक्चुअली हम देखेंगे इसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स क्या हैं। एक्चुअली हमने देखा है
कि एज रिलेटेड फर्टिलिटी लॉस जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। और जो वुमेन है ना, वो दे आर एजिंग फास्टर देन मैन व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन के एरिया में अगर हम देखें, मेनोपॉज है वो काफ़ी जल्दी रीच हो जाता है वुमेन का, तो कंपेयर टू मेन उनका जो एजिंग फास्टर होता है इन दिस एरिया। इंडियन वुमेन जो है उनकी अगर मैं बात करूँ, उनका मेनोपॉज एट एन एवरेज 46.2 ईयर्स। एक्चुअल में ये काफ़ी जल्दी है व्हेन वी कंपेयर इट टू कॉकेशियन कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो वहाँ पे और 5 साल बाद, मतलब आफ्टर 50s मेनोपॉज आ रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी जल्दी आ रहा है। और बताया जाता है कि डॉक्टर आहूजा, she gets up to 10 inquiries a month in her practice। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है इसको लेकर, इसलिए डॉक्टर आहूजा को मंथ में 10 इंक्वायरी आ ही जाती हैं इस रिलेटेड। एक्चुअल में ये अच्छा भी है ना उनके लिए, जो मदर बनना चाहती है, नॉट नाउ बट इन फ्यूचर, तो उनके लिए तो ये एक अच्छा होप है। उसके बाद ये बोला जाता है क्योंकि आफ्टर 35 एग्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, और ना जेनेटिक डिफेक्ट्स के जो रिस्क होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स के जो केसेस हो सकते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, ये भी देखा गया है। और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस, पीसीओएस, इसमें क्या होता है, इसमें अनयूजुअल और वेरी लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। फिर एंडोमेट्रियोसिस करके ये वाली एक डिजीज़ है। फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी है। ये सब भी रिप्रोडक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसलिए ये सारा जो प्रोसेस है एग फ्रीजिंग का, दे विल हेल्प सच वुमेन्स। उसके बाद बोला गया है, एक्चुअल में देखा जाए तो वुमेन शुड हैव चॉइस इफ शी डज नॉट वांट अ चाइल्ड एट द टाइम दैट्स बायोलॉजिकली राइट। ओके, तो देखो बायोलॉजिकली राइट टाइम तो हम सबको पता है, बट कई सारी वुमेन रेडी नहीं होती उस टाइम पे, और केवल इसीलिए तो शादी नहीं कर सकती हैं कि बच्चा चाहिए। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक हैविंग मनी। अगर ये वाला प्रोसेस वो फॉलो करती है तो ऐसे हो गया कि उन्होंने किसी बैंक में अपने पैसे जमा करके रखे हैं, और जब उनको ज़रूरत है तब वो उसको निकाल सकती हैं। ये कुछ कुछ उस टाइप से हो गया। अच्छा, तो जेनेटिक प्रिजर्वेशन, इसमें एक्चुअल में ये होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, इससे एक और ये लाभ भी है कि वुमेन जो होती हैं वो फोकस कर पाएंगी अपने करियर पे, एजुकेशन पे, पर्सनल गोल्स पे, विदाउट द कंसर्न ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ड्यू टू एज, है ना। तो कितनी अच्छी चीज़ है ये। बट अच्छी चीज़ बहुत सारी है, तो हमें दूसरा साइड भी देखना ही पड़ेगा। तो इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। नेगेटिव में मैं बोल सकती हूँ कि हेल्थ रिस्क है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस के दौरान कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं, ये जो एग फ्रीजिंग का जो पूरा प्रोसीजर है, और इसमें जो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, तो ये एक हेल्थ रिस्क है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि कुछ लोग, मतलब सोसाइटी में ये स्टिग्मा है, अभी भी ये एक स्टिग्मा है कि वुमेन को बोल सकते हैं कि यू हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ राइट गाय, इसलिए एग फ्रीजिंग कर रहे हैं। सो हम लोग जब बात कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कितना, क्या इसका सक्सेस रेट कितना है। तो इसका सक्सेस रेट कुछ बहुत ही अमेजिंग नहीं है, नॉर्मल सा है। यहाँ पे एक स्टडी भी बताई गई है कि एक वुमेन बैंकर है, शी इज़ नाउ 42, उसने अपने एग जब वो 32 की थी तभी उसने फ्रीज कर लिए थे, और उसने 2 बार सैरोगेसी के थ्रू उसने इस प्रोसेस को करने की कोशिश की है, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये भी मतलब देखने को आया कि ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहता है। और यहाँ पे एक और बताया गया है, कई सारी वुमेन इस प्रोसेस को अकेला ही करवाती है, क्योंकि वही सोसाइटिकल स्टिग्मा है, इसकी वजह से कई सारी वुमेन ये पूरे प्रोसेस में अकेले ही गो थ्रू करती है, तो उसको लोनली जर्नी भी बोलती है कई सारी वुमेन। यहाँ पे बोला गया है, एक वुमेन का केस दिया है। फिर एक अनुपमा, यहाँ पे नाम चेंज किया गया है, उसका
यहाँ पे केस बताता है। वो बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि ये जो पूरा प्रोसेस होगा कुछ वीक लगेंगे और फिर उसके बाद मैं ट्रैवल करूँगी और फिर अपने वैकेशन पे जाऊँगी, बट बाद में फिर उसको अलाउड ही नहीं था काम पे वापस जाना 2 वीक तक, बिफोर एंड 2 वीक आफ्टर, 2 वीक बिफोर 2 वीक आफ्टर, मतलब पूरा 1 मंथ गया उसका लगभग। ठीक है, तो ये प्रोसेस इतना भी इजी नहीं है, पूरा 1 मंथ आपका जाएगा। उसके बाद गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि दिस इज जस्ट इन केस प्लान, आप ना इसको एकदम गारंटी नहीं मान सकते, या बेबी इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी, ऐसा नहीं आप इसको मान सकते। दिस इज जस्ट इन केस प्लान, ओके, डॉक्टर खुद ऐसा बोल रहे हैं। और एक और चीज़ हम देखें तो इंडिया में सपोर्ट ग्रुप भी नहीं है, ये सब चीज़ हम करते हैं तो इसके लिए छोटे छोटे काउंसलिंग या सपोर्ट ग्रुप्स जो होते हैं जिसमें वुमेन्स एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, ऐसा इंडिया में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बस सोशल मीडिया पे facebook.com/groups/एग फ्रीजिंग करके है, वो इंटरनेशनल एफर्ट ही है, इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ एफर्ट नहीं लिया गया है। फिर एक डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पुनीत बेदी, ये बोलते हैं कि ये बिलीव नहीं करते कि ये एक तरीके से रिप्रोडक्टिव एम्पावरमेंट है। पीपल आर डूइंग इट बिकॉज इट इज बिंग सोल्ड टू दैम, ये उनको बेचा जा रहा है इसलिए लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये तो आजकल वैसे भी चल रहा है बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म, तो उसी टाइप ये इसको वही बताते हैं। और ये बोलते हैं कि भैया ये तो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है और ये वुमेन की बॉडी के साथ पूरा मेसअप कर रहा है। While the eggs may be harvested when she is young, the body at later age does not support reproduction. हम सबको पता है, चलो एग तो फ्रीज हो जाएगा, 32 ईयर के हो या 35 के हो, एग को फ्रीज कर लो, लेकिन आपकी बॉडी तो एज होती जा रही है ना। 45 में इफ शी वांट्स टू हैव बेबी, तो फिर तब उसको उसकी बॉडी तो पहले जैसी नहीं रही, तो फिर वो कैसे पूरा सपोर्ट करेगा। ये तो सैरोगेसी के थ्रू ही पॉसिबल है, और उसमें भी ऊपर हमने देखा कि इट इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। और इंटरनेट पे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और एक छोटी सी स्टडी की गई थी 2022 में, उसमें पता चला कि फाइनल लाइफ बर्थ रेट जो इस प्रोसेस के थ्रू है वो केवल 39% है, मतलब 50% भी नहीं है। आधे केसेस में भी सक्सेस नहीं मिल रहा, मतलब फालतू में पैसे वेस्ट करो एग फ्रीजिंग करवा के और फिर बाद में आपको उसके बारे में सक्सेस मिले ना मिले। यहाँ पे अब देखते हैं लिमिटेड शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ इंडिया में तो केवल 10 ईयर है, और जो शेल्फ लाइफ जो होती है, अगर बहुत लंबे समय तक एग को स्टोर करके रखा जाता है तो उसकी क्वालिटी और आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसकी जो पोटेंशियल हेल्थ रिस्क है वो भी बढ़ जाएगी। इसके लिए बहुत ही लिमिटेड शेल्फ लाइफ है। ये नहीं है कि 50 साल तक एग को आप स्टोर कर सकते हो, या 30 ईयर्स तक, या 20 ईयर्स तक। इंडिया में तो केवल 10 ही ईयर है, मतलब आप 32 में स्टोर कर रहे हो तो 42 तक आप उसको यूज कर पाओगे, ये हुआ इसका मतलब। एक तरीके से ये इमोशनल एंड फाइनेंशियल बर्डन भी है। फाइनेंशियल तो कितना ज़्यादा, बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो इंडिया में 1.5 से 3 लाख तक खर्चा हो जाता है इनिशियली, ठीक है। फिर उसके बाद तो आपको ईयरली फी भी देनी होती है जो कि 10,000 से लेकर 75,000 तक होता है। तो हमें पता है बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। और इमोशनली भी होता है, आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि बाद में तो मैं ऐसा करवा लूँगी, लेकिन आपको बाद में पता चलता है इस प्रोसेस के थ्रू भी आपको सक्सेस नहीं मिला है, तो वो कितना ज़्यादा एक इमोशनल स्ट्रेस बढ़ेगा वुमेन का। फिर मैं आगे अगर बात करूँ, आगे वही वाली स्टोरी जो भानु ने बोली थी, तो वही वो बोलती है कि उसने जब ये प्रोसेस करवाया उसका धीरे धीरे वेट बढ़ रहा था। फिर उसके बाद उसको बताना पड़ा लोगों को, ठीक है, वहाँ पे तो हर कोई सपोर्टिव था इसके, लेकिन इसका खुद के साथ ही इसकी लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल साइड था वो इसको बोल रहा था हाँ उसको ये करना है, बट दूसरा इसका जो साइड था वो बोल रहा था यार ये तो कुछ अननेचुरल है जो मैं अपनी बॉडी के साथ कर रही हूँ, तो क्या ये उसका डिसीजन राइट है कि रॉन्ग है। तो ये देखो कितना ज़्यादा डायलेमा में मतलब वुमेन को डाल देता है ये प्रोसेस। वैसे कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं। प्रियंका चोपड़ा का केस हम सभी को पता ही है कि उन्होंने इस प्रोसेस को ही अपनाया। अब हम देखते हैं कुछ मेजर सजेशंस। ओके, सो एक तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन की ज़रूरत है।
वुमेन को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनकी फैमिलीज़ को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हाँ भाई ऐसा भी कोई ऑप्शन है उनके पास यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट है कोलैबोरेशन की ज़रूरत है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के बीच में, गायनेकोलॉजिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में, ताकि वो सब मिलके इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर पाए, फैला पाए इंफॉर्मेशन को, लोगों को पता भी चले कि क्या सक्सेस रेट है, क्या कॉस्ट है, ये प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब अवेयरनेस होने की ज़रूरत है लोगों को। इसके बाद सेकेंड है अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। पहली बात कि ये अभी जो एट प्रेजेंट जो इसका प्राइस है वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। तो पहले तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है, या इंश्योरेंस कवरेज ये सब किया जा सकता है, कुछ इंसेंटिव दिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कुछ गाइडलाइंस बना सकती है ताकि फेयर प्राइसिंग हो, कोई बहुत ज़्यादा ले रहा हो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए माल प्रैक्टिसेस। फिर ये जो एक्सेसिबिलिटी है रूरल एरिया में वो होनी चाहिए। अभी हमने न्यूज़ में देखा था कि ज़्यादातर अर्बन वुमेन को ही पता है इसके बारे में, अर्बन वुमेन ही अवेयर है। तो रूरल एरियाज़ में उनको अवेयर करने के लिए मिशन चलाए जाने चाहिए, और ऐसी फर्टिलिटी क्लिनिक्स रूरल एरिया में भी बनाई जानी चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी इनका रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में होना चाहिए। ये भी देखा जाना चाहिए कि वो लोग एथिकल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जो भी स्टोरेज का ड्यूरेशन अगर 10 ईयर है तो वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स जो लिए जाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाना चाहिए। और जो भी रेगुलेशन होगा उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, पेशेंट्स की जो सेफ्टी होगी वो इंश्योर होगी, और एथिकल प्रैक्टिसेस इंश्योर होंगी। फिर रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है। ये जो भी अभी हमारे पास प्रेजेंट डेटा है वो फॉरेन कंट्रीज़ के केसेस को ऑब्जर्व करके तब वो डेटा हमारे पास है। तो इंडियन पॉपुलेशन के बेस्ड हमें डेटा चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे रिसर्च होनी चाहिए, यहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी देखा जाना चाहिए कि लॉन्ग टर्म आउटकम क्या आएगा इससे, सक्सेस रेट, ये सारे चीज़ का हमें एक डिफाइंड डेटा चाहिए ऑन इंडियन पॉपुलेशन। फिर एग फ्रीजिंग की डेटा रजिस्ट्री प्रॉपर से मेंटेन हो, इस टाइप से कुछ हो हमारे पास, एक पूरा सेंट्रलाइज डेटा रजिस्ट्री हो, जिस तरीके से ART असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रूल जो 2021 वाला है, तो इसी टाइप से यहाँ भी कुछ आना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, ये प्रोसेस तो करवा लेंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस होने से पहले जो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है या आफ्टर काउंसलिंग की जो ज़रूरत होती है उसको अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए। एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे जो वुमेन ये प्रोसेस करा रही है वो सब आपस में कनेक्ट कर पाए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, एक तरीके से म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा उन्हें। तो मैं आज का आर्टिकल यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बट इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है इस न्यू एग फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या होना चाहिए। थैंक यू।